वेलकम बैक एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। आई होप आपको पिछले वीडियो में समझ में आई हुई चीजें आपको समझ में आया हो कि क्या होता है सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट, फिर क्या होता है अग्रीमेंट, फिर क्या होता है प्रॉमिस और क्या होता है प्रपोज। अब हम चलते हैं उसके आगे। नेक्स्ट थिंग इज कि व्हाट डज सेक्शन 2C ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 स्टेट। अब सेक्शन 2C ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये बोलता है द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रोमिसर। यहाँ पे हम नाम दे रहे हैं लोगों को, ठीक है, हम पार्टीज को नाम दे रहे हैं। द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रोमिसर एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रोमिसी। अब एक सिंपल सा एग्जांपल से समझते हैं कि क्या है। मैंने आपको क्या बताया था, लड़का है, जा रहा है प्रपोज करने के लिए, तो यहाँ पे हम लड़के को क्या बोलेंगे, लड़के को हम बोलेंगे प्रोमिसर और लड़की को क्या बोलेंगे, प्रोमिसी। क्यों? क्योंकि लड़का वो था जो प्रपोजल लेके गया था और लड़की वो है जिसने वो प्रपोजल एक्सेप्ट किया था, तो इसलिए लड़का हुआ प्रोमिसर और लड़की हुई प्रोमिसी। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग, अब आते हैं कंसिडरेशन पे। जैसा कि हमने आपको बताया था अग्रीमेंट सेक्शन 2E में अग्रीमेंट क्या कहता था कि जब भी प्रॉमिस और कंसिडरेशन इन दोनों को साथ में मिला दिया जाए, प्रॉमिस और कंसिडरेशन इन दोनों को साथ में मिला दिया जाए, वो क्या बना देता है आपका अग्रीमेंट। हमने देख लिया था कि प्रॉमिस क्या होता है, अब हमने देखना है कंसिडरेशन क्या होता है। कंसिडरेशन के लिए हम आ रहे हैं सेक्शन 2D में। सेक्शन 2D ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 क्या बोल रहा है? सेक्शन 2D ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। याद रखिएगा, पहला चीज इंपॉर्टेंट वर्ड है एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। डिजायर ऑफ द प्रोमिसर सबसे पहले, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। एनी अदर पर्सन मतलब इवन प्रोमिसी का एजेंट या फिर समवन हु हैज बीन इंटरेस्टेड विद दैट ड्यूटी बाय द प्रोमिसी हैज डन और abstained from doing। has done और abstained from doing का मतलब है something in past, ये past tense की बात कर रहा है। something in past, उसने पहले कुछ कर दिया है या फिर कुछ नहीं किया है। और does और abstains from doing, या फिर कुछ ऐसा जो वो कर रही है प्रेजेंट टेंस या फिर नहीं कर रही है। और promises to do और abstain from doing, या फिर ये वादा किया है कि इन फ्यूचर, फ्यूचर टेंस, I will do this thing or I will not do this thing। something such act or abstinence or promise is called consideration for the promise। सिंपल सा एक एग्जांपल देख के समझते हैं। ये देखिए फोटो में लड़का सिंपल सा क्या बोल रहा है लड़की से, प्लीज कुक फूड। उसको खाना बनाने के लिए उसने बोला कि यार खाना बना दो, देख लो, ठीक है। अब अगर लड़की, तो ये क्या, खाना बना दो, उसके आगे और भी चीजें हो सकती हैं। तुम खाना बना दोगी तो मैं तुम्हें ये दे दूंगा, मैं तुम्हें एक रिंग दे दूंगा, कुछ भी हो सकता है। तो मतलब एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। प्रोमिसर कौन है यहाँ पे? लड़का है। लड़के के डिजायर पे लड़की क्या है? लड़की है प्रोमिसी। लड़की क्या हो सकता है? तीन चीजें लड़की बोल सकती है। ऑलरेडी डन, मतलब उसने वो पहले ही कर दिया, हैज डन, ठीक है, वो हैज डन वाला पास्ट हो जाएगा। डूइंग इट मतलब डज, मतलब प्रेजेंट टेंस में चल रहा है। विल डू इट इन 1 आवर, मतलब प्रोमिसेस टू डू कि मैं 1 घंटे में ये कर दूंगी, ठीक है। इसका मतलब ये क्या हो जा रहा है, एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। प्रोमिसी ने या तो पहले ही वो काम कर दिया है जो उसका डिजायर, जो चीज का डिजायर है प्रोमिसर को, या फिर वो उस काम को कर रही है, वो काम कंटिन्यूस है। खाना वो चढ़ा के रखी है, ऑलरेडी चूल्हे पे चढ़ा हुआ है खाना, या फिर वो बोल रही है मैं बाद में कर दूंगी, वो वादा कर रही है। इसको कंसिडरेशन कहते हैं। कंसिडरेशन इज समथिंग फॉर समथिंग, ठीक है, क्विड प्रो क्यो, समथिंग फॉर समथिंग, कि यार तुम कुछ दो उसके बदले मैं तुम्हें कुछ दूंगा। जैसे कि अगर मैं किसी के पास जा रहा हूँ कि एक काम करो तुम मुझे अपना फोन दे दो, या फिर मैं किसी के पास गया कि एक काम करो तुम ये फोन ले लो उसके बदले मेरे को 10,000 रुपए दे दो। मेरे उस बंदे के लिए कंसिडरेशन क्या हो गया? मेरा फोन। मेरे लिए कंसिडरेशन क्या हो गया? वो 10,000 रुपए, ठीक है। समथिंग फॉर समथिंग, उस बंदे को फोन को पैसे देने के बदले, 10,000 रुपए देने के बदले क्या मिल रहा है? फोन, उसके लिए वो कंसिडरेशन है। मेरे को अपना फोन देने के बदले क्या मिल रहा है? 10,000 रुपए, मेरे लिए वो कंसिडरेशन है, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। अब हमने देख लिया कंसिडरेशन क्या होता है, अग्रीमेंट की दोनों चीजें हमें मिल गई। अब एग्रीमेंट के नीचे क्या था? सेक्शन 2D क्या बोल रहा था? अग्रीमेंट प्लस
एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। तो हमें जानना था कि भाई एनफोर्सिबल बाय लॉ क्या होता है, हमने होल्ड किया था वो पिछले वीडियो में। देखते हैं क्या होता है। सेक्शन 10 पे आएंगे, आपको सेक्शन 2 में नहीं मिलेगा, सेक्शन 10 में आएंगे। सेक्शन 10 का मार्जिनल नोट जो कि बोल्ड में वहां पे लिखा हुआ होगा आपके बेयर एक्ट में, क्या बोलता है, व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अभी बाकी चीजें छोड़ देते हैं। हमें कैसे पता चला कि ये एनफोर्सेबल बाय लॉ को ये डिफाइन कर रहा है, कैसे पता चला, हमें इस मार्जिनल नोट से पता चला। व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 2D क्या बोल रहा था, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे क्या हुआ है, मतलब क्या हो गया, सिंपल था, अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। तो अब यहाँ पे क्या लिखा है, व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एग्रीमेंट प्लस व्हाट इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। हमें पता है एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट, मतलब सेक्शन 10 इनडायरेक्टली किसकी बात कर रहा है कि व्हाट इज एग्जैक्टली एनफोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है, क्या लिखा है इसमें, ऑल अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, सारे के सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कब होते हैं सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट, जब वो एनफोर्सेबल बाय लॉ होते हैं, जब वो एनफोर्सेबल बाय लॉ होते हैं। रिमेंबर, एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि हर एक एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा। सेक्शन 10 हमें बताएगा कि कब कब कौन कौन सा एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाएगा। इसमें 5 चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट। सबसे पहला फ्री कंसेंट होना चाहिए, मतलब फोर्सफुली नहीं होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए। हम आगे देखते चलेंगे अगले वीडियो में कि एग्जैक्टली फ्री कंसेंट होता क्या है, कैसे डिफाइन होता है, पर फ्री कंसेंट होना चाहिए। मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, पार्टीज कंपीटेंट होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन, तीसरा चीज क्या हो गया, कंसिडरेशन हमारा लॉफुल होना चाहिए। एंड विथ अ लॉफुल ऑब्जेक्ट, चौथा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट भी भाई लॉफुल होना चाहिए, ऑब्जेक्ट भी अनलॉफुल नहीं होना सकता। और पांचवा और सबसे आखिरी हो गया, एंड नॉट हियर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक्सप्रेसली लिख ना दे उस चीज को कि भाई इस चीज पे तो तुम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। अगर किसी के लिख दिया गया है कि इस चीज पे तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, तब नहीं हो सकता, तब मना हो जाएगा। हम इसका पैरा 2 है, पैरा 2 से आप ज्यादा अच्छे से समझोगे क्या हो सकती हैं चीजें एक्सप्रेसली, कि क्या और अलग चीजें हो सकती हैं, पर हम पहले ऊपर की पैरा 1 को ही समझते हुए चलते हैं। फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट सिंपल सा मतलब क्या है, अब यहाँ पे बहुत जरूरी है कि वो फ्री कंसेंट हो। हम डिटेल में इसको समझेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो कि क्या चीजें होती हैं, बट आपको एक ब्रीफ बता दे रहे हैं। जैसे ये पर्सन क्या बोल रहा है कि भाई अपनी जमीन दे दो, और उसके सर पे लगा दिया बंदूक, बंदूक लगा दिया कि भाई जमीन दे दो नहीं तो गोली मार देंगे। फ्री कंसेंट नहीं है ना, ये चीज नहीं करनी है, ये चीज आपने किया, उसने जमीन दे भी दी तो ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा, ये अग्रीमेंट कहलाएगा बस। नेक्स्ट इज कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, आपका एक पर्टिकुलर एज होना चाहिए, एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, कुछ होती हैं वो हम देखेंगे अगले वीडियो में कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगर आपका वो नहीं, आप कंपीटेंट नहीं हो पार्टी, आप कंपीटेंट पार्टी नहीं हो टू डू द कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट चीज, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन। आप बंदूकें बेच रहे हो इंडिया में, आप गवर्नमेंट अथॉरिटी नहीं हो, प्राइवेट पर्सन हो, बंदूकें बेच रहे हो, कैसे बेच सकते हो, नहीं है, लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है। जो इंसान खरीद रहा है उसका ऑब्जेक्ट क्या है कि लोगों को वो जान से मार देगा, लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है, उसका एम लॉफुल नहीं है, तो आप वो काम नहीं कर सकते हो। बट ठीक है, समझ में आ गया हो इन सारी चीजों का, ये जो चारों पांचों चीजें हमने डिस्कस की, इन चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि ये आगे के सेक्शंस में डील होते हैं फ्रॉम सेक्शन 11। ये सारी चीजें एक एक करके डील की जाएंगी, इसीलिए हम उन पे डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो विथ केस लॉस। आगे देखते हैं सेक्शन 10 का सेकंड पैराग्राफ क्या बोल रहा है। नथिंग हियर इन कंटेन्ड, मतलब ऊपर जो बातें लिखी हैं उनका कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, किस चीज पे नहीं पड़ेगा देखते हैं। shall affect any law in force in India and not hereby expressly repealed, by which any contract is required to be made in writing or in the presence of witness, or any law relating to registration of documents। देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ था कि जरूरी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट भाई राइटिंग में ही हो, ये रिक्वायरमेंट तो थी नहीं, बस 5 ही रिक्वायरमेंट दी कि फ्री कंसेंट होना चाहिए, कंपीटेंट पार्टी होनी चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, और एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड नहीं होना चाहिए टू बी वॉइड। बट अगर कोई और लॉ, कोई भी और लॉ
ठीक है, जैसे कहीं जमीन ट्रांसफर करना है, वो लॉ ये कह रहा है कि भाई ये चीज का कॉन्ट्रैक्ट तो रिटर्न में ही होगा, तो वो रिटर्न में ही होगा। आप ये नहीं बोल सकते कि सेक्शन 10 में राइटिंग में होना तो एक कंपलसरी रिक्वायरमेंट है नहीं, तो क्यों चाहिए आपको राइटिंग में, हमने ओरली में कर लिया था कॉन्ट्रैक्ट। नहीं, अगर उस एक्ट में लिखा हुआ है कि राइटिंग में होगा तो वो राइटिंग में ही होगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के नीचे माना जाएगा, उस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को सुपीरियर एक्ट माना जाएगा। ठीक है, कहीं पे ये लिख दिया है कि जो ये चीज है, ये कॉन्ट्रैक्ट, ये सिर्फ और सिर्फ अगर तभी हो सकता है जब 2 विटनेसेस वहां प्रेजेंट हो, तो 2 विटनेसेस होने चाहिए। आप ये नहीं बोल सकते हो कि सेक्शन 10 के पहले पैरा में उसकी रिक्वायरमेंट नहीं दी हुई है। होना वो होगा तभी वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल बाय लॉ माना जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया हो। आई होप आपको ये सेक्शन 10 और सेक्शन 2 की चीजें समझ में आई हो। इन द नेक्स्ट वीडियो विल डील विद द फर्दर parts of Indian Contract Act. Please do subscribe to the channel. Please like the video. Please share it with your friends. हमने ये देखा है कि बहुत सारे लोग जो वीडियोस देखते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, so please we request you to please subscribe to the channel. Also click the bell icon तो आपको अगले वीडियो की भी नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। बट ये यहीं पे खत्म नहीं होता है। सो फॉर द पीपल जिन्होंने जो वीडियो पूरा देख रहे थे उनके लिए, this is a flow chart that we are sharing with you. ये फ्लो चार्ट आपको दिमाग में रखना है, इससे आपको पूरा का पूरा सेक्शन 2 और सेक्शन 10 के बेसिक्स याद रहेंगे। सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले हमें मिलती है कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन। कहाँ मिलती है कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन? अंडर सेक्शन 2H। सेक्शन 2H में हमें मिल रही है कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन। ठीक है, अब वो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। पहला पार्ट क्या कहता है कि अग्रीमेंट होना चाहिए, सेक्शन 2E में जिसकी डेफिनेशन दी हुई है। दूसरा पार्ट क्या कहता है? एनफोर्सेबल बाय लॉ होनी चाहिए, जिसकी डेफिनेशन दी हुई है सेक्शन 10 में। ठीक है, फर्दर अग्रीमेंट 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। पहला प्रॉमिस जो डिफाइंड है सेक्शन 2B में, और दूसरा कंसिडरेशन जो डिफाइंड है सेक्शन 2D में। प्रॉमिस के भी 2 पार्ट हैं, पहले प्रपोजल, और जब प्रपोजल जो कि दिया है सेक्शन 2A में, प्रपोजल मिल जाए एक्सेप्टेंस से तो वो बन जाता है प्रॉमिस। फर्दर हम देखते हैं अगर एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ के, तो 5 चीजें मिलकर के बनाती हैं एनफोर्सेबल बाय लॉ। पहला फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज, कंपीटेंट पार्टीज, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, एंड लास्ट इज नॉट हियर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी void. So I hope this was very helpful to you. Thank you for watching the video till the end. Thank you so much. Please do subscribe to the channel and like the video.